ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। नीट 2026 परीक्षा के रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और असंतोष का माहौल है। इसी मुद्दे पर शिक्षाविद पवन कुमार दुबे ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों के बीच गंभीर चिंता का माहौल बन गया है। इसी विषय पर कुशीनगर के शिक्षाविद और सरस्वती ग्रुप के चेयरमैन पवन कुमार दुबे, जिनसे सी न्यूज के रिपोर्टर राशिद बिल्ला ने खास बातचीत की है। पवन कुमार दुबे ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से उनका मनोबल टूट जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार और जांच एजेंसियां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के एक ऐसे जनसेवक के पास जो हर मुद्दे पे खुल करके बोलते हैं, और अभी जो पूरे भारतवर्ष में एक हाहाकार मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है नीट पेपर को लेकर के। हम इनसे बात करेंगे, पवन दुबे जी से, और इनसे बस एक ही सवाल है कि आखिर पेपर बार बार लीक क्यों हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मायूसी हो रही है, और जो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं, जो तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप सपनों को सजाते हैं अपनी तमाम ज़रूरियात को दरकिनार करके, और वो अपने बच्चे को के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश करते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल कर के डॉक्टर बनेगा, हमारे सपनों को साकार करेगा। लेकिन एक गलती, पेपर का क्वेश्चन वायरल हो जाए या फिर पेपर ही वायरल हो जाए, इससे सारा सपना टूट जाता है। सर, क्यों होता है ऐसे, और क्यों पेपर लीक हो रहा है बार बार? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इतने बड़े जन मुद्दे पर हमसे सवाल कर रहे हैं। ये लगभग 22 लाख बच्चों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप उस 22 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पहले जो MBBS के एडमिशन्स होते थे, उसकी प्रक्रिया अलग अलग स्टेट में अलग, पहले कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था जो स्टेट लेवल पर होता था। हर राज्य स्वतंत्र था अपने स्तर के मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन, एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराते थे, और फिर अपने यहाँ मेडिकल में जो कॉलेजेस होते थे वहाँ बच्चों को एडमिशन देते, तो उसको CPMT बोलते थे। और पूरे देश के सारे जो मेडिकल कॉलेजेस होते थे उनका एक ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT बोलते थे उसको। उसमें देश के 15% जो सीट होती थी वो AIPMT के लिए रिजर्व रहती थी, उसका पूरे देश स्तर पर परीक्षा होता था। बाद में 5 साल पहले इस प्रक्रिया को चेंज किया गया, और पहले चेंज किया गया, और इसको नेशनल लेवल पे लाया गया। और जब से NTO को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ये काम, तब से एक तो NTA के पास एक्सपोजर कम है, मैक्सिमम जो उनकी परीक्षाएं हो रही हैं वो लीक हो रही हैं, तो उनके पास एक्सपोजर कम है, एक्सपर्ट्स कम हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए उस टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन पेपर के तैयार करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में उसका उपयोग कम हो रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि जो प्रोसेस है वो कई सेट में होने चाहिए। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, एक पेपर बना दे रहे हैं पूरे देश का, ये गलत है। इनको अलग अलग जोन में बांट देना चाहिए, अलग अलग सर्किल में बांट देना चाहिए। पूरे देश को कम से कम 25-30 सेक्टर में बांट दीजिए। 25-30 सेक्टर में बांटने से क्या होगा कि 25-30 सेट हमारे पेपर बन जाएंगे, और 25 सेट पेपर बनेंगे, वो पेपर अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाके को एक सेक्टर बनाया और यहाँ पेपर लीक हो गया, तो पश्चिम के बच्चे हमारे नहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका सेट पेपर अलग है। अभी क्या कर रहे हैं कि एक साथ आप पेपर बना रहे हैं, उससे प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो मेरा अपना मानना है कि इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि जो पेपर की डिज़ाइनिंग है वो केवल एक सेक्टर में ना करके, बल्कि एक तरह का केवल पेपर ना बनाएं, एक सेट पेपर ना बनाएं, उसको 25-30 सेट पेपर बनाएं और 25-30 रीजन में बदल दें इसको।
और अलग अलग रीजन का अलग अलग टेस्ट पेपर हो और वहाँ परीक्षाएं कराई जाएं। तो मेरा अपना मानना है कि इससे कभी ऐसा होता है कि पेपर कोई डिस्टर्ब होता है तो एक ख़ास रीजन का होगा, वहाँ बाद में परीक्षा करा लेंगे तो पूरे देश के बच्चे इससे प्रभावित नहीं होंगे, पहला। दूसरा कि इसमें बहुत से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि जिसमें हम पेपर की इनक्रिप्टिंग इस तरह से करें कि लास्ट मोमेंट पे पेपर को प्रिंट निकाला जाए, कि हम ऐसा कोड करें कि जिस जगह हम परीक्षा करा रहे हैं वो परीक्षा कोडेड फॉर्म में हो और परीक्षा के 5 मिनट पहले हम अपने यहाँ खुद ही पेपर डाउनलोड करें और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो। ये एग्ज़ाम सेंटर पर ही इसको किया जाए कि मान लीजिए कि हमारे ही कॉलेज में पीएमटी की परीक्षा नीट की परीक्षा हो रही है तो 5 मिनट पहले हमें वो जो है कोड का ओपन करने का पावर मिले और हम प्रिंट करें उसको और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो कोडेड फॉर्म में होगा तो उससे पेपर लीकेज नहीं होंगे। और लगातार ये हो रहा है, 2024 में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आई, 2026 में भी आई और भी कई परीक्षाएं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए पीएमटी देश की सबसे कठिन परीक्षा है, आईटी और पीएमटी ये 2 कठिन परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना, क्योंकि बरसों तक बच्चे पढ़ते हैं, अब तो कोचिंग्स में देखता हूँ 9 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, कुछ कोचिंग तो 6 क्लास 6 से ही बच्चों को पीएमटी का सपना दिखाने लगते हैं और बच्चा 6-6 साल तैयारी करता है, 12th में जाता है और वो डॉक्टर का सपना देखता है। अब 12 महीना पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है और परीक्षा देने जा रहा है, पूरी ताकत के साथ परीक्षा देता है, 18 घंटे 16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं और पता लग रहा है कि वो बीच में परीक्षा दे के बाहर निकल रहा है और पता लग रहा है कि पेपर आउट हो गया। अब आप बताइए कि क्या गुजरती होगी उस बच्चे के ऊपर जिसने तैयारी के लिए अंतिम 2 महीने में पूरी ऊर्जा लगा देता है, पूरा ताकत लगाता है, खाने पर कंट्रोल करता है, नींद पर कंट्रोल करता है, कितने अपने फ्रेंडशिप को कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया कंट्रोल करता है, अपने सारे इच्छाओं को उस समय अंतिम 3 महीने, जैसे लगता है कि घरों में कर्फ्यू लग गया है। जब बच्चा नीट का एग्ज़ाम देने जाता है तो 3 महीना 4 महीने पहले कर्फ्यू लग जाता है कि तुम शादी में नहीं जाओगे, रिश्तेदारी में नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं, बच्चे भी नहीं मिलना चाहते, नहीं हमारा पेपर है। अब इस तरह के उसकी अपनी पूरी भावना, पूरा बुद्धि, पूरी ऊर्जा उसमें लगाता है और फिर कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग, कुछ इस तरह के फ्रॉड टाइप के लोग लाखों लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये मतलब इसमें तो मुझे लगता है कि मृत्यु दंड देना चाहिए। जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए कि यदि आप पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये सुझाव है कि जो एनटीए है उसके प्रोसेसिंग में जो पेपर की प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। एनटीए का तो ये कहना है कि पेपर पूरा लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन लीक हो गए हैं उसके। देखिए क्या है कि एक पेपर क्वेश्चन लीक हो या पूरा पेपर लीक हो, बात तो लीक है। अपराध कितना बड़ा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपराध है ये इम्पॉर्टेंट है। यानी उनको अपनी नाकामी यहाँ पे वो अब आप बताइए कि मतलब इस तरह से लगातार उनकी अपनी नाकामियां हैं, उसके बावजूद वो इस तरह के ढीठपन वाली बात करते हैं, ये उचित नहीं है। अभी एक वीडियो आया था शिक्षा मंत्री का, चल रहे हैं, मीडिया उनसे बाइट ले रही है, बात कर रही है पेपर लीक की, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं वो। अब देखिए उनका क्या है, अब इस तरह के मैं उस पर तो ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं या दुखी हैं। स्वाभाविक रूप से दुखी होना चाहिए, दुखी होंगे भी वो, लेकिन बार बार अगर आपके प्रोसेस में, आपके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो माननीय मंत्री जी को इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है और एनटीए की पूरे जो एकेडमिक काउंसिल है उसको बदलने की ज़रूरत है। और जो पेपर बनने से लेकर के, क्वेश्चन बनाने से लेकर के, पेपर बनाने से लेकर के उसका जो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको पेपर फाइनली तैयार करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उसको प्रिंट में भेजते हैं, फिर जो प्रिंट की कोडिंग करते हैं वहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, प्रत्येक सिस्टम में बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। इसके एक्सपर्ट्स उसमें लगाए जाने चाहिए
और इसको किसी भी तरीके से इनकॉम्पिटेंट लोगों को, जो लोग लगातार इस तरह की गतिविधियां उनके सिस्टम में हो रही हैं, उनको बाहर करने की ज़रूरत है और कड़ी कार्रवाई एनटीए के अधिकारियों के ऊपर करनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं जब उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो हमें नज़र आया कि तकरीबन 2019 से लेकर के अब तक 60 के करीब पेपर लीक हुए हैं। तो इतने लंबे लिस्टिंग है, उसके बावजूद भी कोई ऐसी कदम या इस तरीके से सज़ा नहीं दी गई जिसके वजह से ये काम चल रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस पर? मैंने तो सबसे पहले यही कहा कि जो भी छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको मृत्युदंड का प्रावधान करने की आवश्यकता है। पेपर लीक से बड़ा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आप पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, और अगर सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपकी सज़ा मृत्युदंड से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि बार बार हम अगर कोई गलती हो रही है तो उसके पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसमें नए लोगों को लाने की ज़रूरत है, उसमें एक्सपर्ट्स बैठाने की ज़रूरत है और रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हर एक स्टेज पर कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करें, और अपनी गलतियों को ना सुधार करके केवल कुतर्क करना, गलत तर्क देना और दूसरे को दोषी ठहराना, ये उचित नहीं है। कोई घटना हो रही है, हम किसी संगठन को चला रहे हैं, अगर संगठन में कोई गलती है तो ये हमारी जवाबदेही है, और वो जवाबदेही शिक्षा मंत्री जी का है। और उन्हें इस जब से एनटीए उन्होंने डिज़ाइन किया है तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं एनटीए में जो एक्सपर्ट्स हैं एग्ज़ामिनेशन के, उन जिनके पास एक्सपोजर है, उनको हमको नहीं लगता कि, क्योंकि ये इतना कठिन काम नहीं है जितना कठिन काम एनटीए ने परीक्षा कराना बना दिया है। आज से थोड़ी परीक्षा हो रहा है, हज़ारों लाखों परीक्षाएं हो रही हैं पिछले 50 सालों से, कभी ऐसा नहीं हो रहा था। और कहीं न कहीं एनटीए में जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी एकेडमिक बॉडी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जिनको पेपर प्रिंटिंग करने के लिए दिया जाता है उस एजेंसी को बदलने की ज़रूरत है, और जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सिस्टम लगा है कि पेपर बन गया और वो सेंटर्स पे पहुंच रहा है, उसके बीच के सिस्टम में और एक्सपर्ट लोगों को लगाने की ज़रूरत है, और जो एजेंसीज लगी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। तो प्रत्येक स्तर पर मल्टी लेयर जो सिस्टम है इस पूरे प्रोसेस में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये पेपर लीक से समाज में या फिर छात्र छात्राओं में क्या असर पड़ता है इसका? बहुत मैंने आपको अभी ये बात बोली कि भाई हम जो मेरी एनर्जी 3 महीने मैंने पूरी एनर्जी लगा दी अपनी अंतिम 3 महीने। वैसे तो हम एक बच्चा 12 महीना पढ़ता है, कई साल से पढ़ता है, और फिर उसको पूरा ताकत उसने लगा दिया और सारा त्याग उसने किया, और रिश्तेदारी में जाना बंद किया, सोशल मीडिया बंद किया, मूवी देखना बंद किया, इंटरटेनमेंट जोन अपना कम कर दिया। वो जो है अपने साथ से सारे सोशल जो कनेक्शंस है उसको उस समय तोड़ देता है, और खाने पर कंट्रोल करता है कि नींद कम आ जाएगी ज़्यादा खाना खाएंगे तो, और टेबल चेयर पर घंटों घंटों बैठ रहा है और एक एक पेपर से, एक एक क्वेश्चन से, सब्जेक्ट से संघर्ष कर रहा है। उस दौरान वो बच्चा ही जानता है कि उसके और उसके लक्ष्य के बीच में कितनी ऊर्जा लगती है, और फिर पेपर लीक होने के बाद आप बताइए उसकी वो कैसे एक एक पल टूटता है, कैसे वो बच्चा एक एक पल मतलब मरने जैसी स्थिति होती है बच्चों की, कि क्या कर रहे हैं लोग, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है। अब फिर आप परीक्षा कराएंगे 3 महीना, आप बताइए क्या वो टेम्पो बना रहेगा उसका, क्या वही एनर्जी लेवल वो फिर वापस लेके आएगा? ये कितना कठिन होगा। हर बच्चे का अपना एनर्जी लेवल है, हर बच्चे का अपना इमोशन है, उस इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके कैसे वो पढ़ाई करने की कोशिश करता है। अब फिर वो 3 महीना इंतज़ार करेगा, अब कब पढ़ेगा, और अनिश्चितता का पूरा एक दौर शुरू हो जाएगा उसके जीवन में। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर, सबके ऊपर ये प्रभाव है। और क्रिमिनल्स इस तरह से काम करें और हम उनको लगातार जो है हम उनको अवसर दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और बच्चों की भावनाओं के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बच्चों के ऊपर इसका बहुत मेंटल प्रभाव है।
क्योंकि वो फिर अब 3 महीना अनिश्चित है, उसे नहीं मालूम कि परीक्षा 3 महीना बाद होगी, 2 महीना बाद होगी, फिर वो उसका कंसंट्रेशन का लेवल क्या होगा, उसके मेहनत करने की क्षमता कितनी होगी। क्योंकि जब किसी चीज़ का अब उसके मन में एक बात बना रहेगा कि वो पढ़ेगा, कॉन्शियस माइंड उसका पढ़ रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में एक बन जाएगा कि पढ़ेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक जो बच्चों के साथ अंदर अंदर वो जूझेगा, वो बड़ा कठिन होता है। और इस बात को कोई अपराधी कैसे समझेगा? जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं उनको वो नहीं समझेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग को पता है कि आप जब किताब पढ़ते हैं तो कितनी चीज़ों को रोकते हैं। एक बच्चा पढ़ता है तो वो कितनी अपनी अलग अलग जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है, उसका इंटरटेनमेंट जोन एक्टिव रहता है। वो बोलता है अरे आओ थोड़ी देर पढ़ लें, थोड़ा पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ी देर वीडियो देख लें, थोड़ी देर मूवी देख लें, बट वो कंसंट्रेट करता है। फिर वो लगता है कि चलो यार तो कहीं घूम के आते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका जो है पढ़ाई वाला जो जोन है वो एक्टिव रहता है। कहता है नहीं यार सामने लक्ष्य है, पढ़ना है। तो वो एक एक चीज़ से जूझ रहा है। दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ाई करना, और जो बच्चा 16 घंटे वो कठिन काम कर रहा है, उसकी भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, मेरे बाबूजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहे, तो वो ये कहानी हम लोग को सुनाते थे जब हम लोग कभी पढ़ाई में टाइमिंग कम करते थे। तो ये बात वो बोलते थे, कहते थे कि एक राजा जा रहा था हाथी पे बैठ के, और सामने देखा कि ये बच्चा एक रो रहा था। तो बोला कि भाई क्यों रो रहे हो? तो बोला कि अरे वो पापा से एक सामान मांगे थे, खिलौना मांगे थे, पापा ने नहीं दिया। बोले अरे इसके लिए तुम रो रहे हो? मैं तुम्हें दे देता हूँ। मुझे लगा कि तुमको किसी ने पढ़ने के लिए कहा है इसलिए तुम रो रहे हो। तो पढ़ाई दुनिया की सबसे कठिन काम है, और सभी लोग पढ़ते भी नहीं हैं। सबसे कठिन काम है, और उस कठिन काम को जब जेन्युइन बच्चे कर रहे हैं और उनके साथ जब कोई खेल कर रहे हैं तो ये अपराध है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप उन बच्चों को जिनको दोबारा फिर मेहनत करनी होगी? मैं यही कहूँगा कि आप खुद पे भरोसा रखें और व्यवस्था पर भरोसा रखें। कभी इस तरह की घटना अगर हुई है, आगे ऐसा नहीं होगा, हम ये उम्मीद करें। और पुनः आप सभी आज से ही आप लगे ही होंगे, आप खुद बहुत समझदार हैं, नई पीढ़ी ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने कैरियर को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है। तो मैं यही कहूँगा अपने सभी छात्र छात्राओं से जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आप पूरे मनोयोग से लगिए और अपने लक्ष्य की दिशा में जैसे पहले आपने मेहनत किया वैसे 2 महीना 3 महीना और मेहनत करिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण रख करके और पूरी ऊर्जा के साथ लगिए। यही समय है, सही समय है। और ईश्वर ने हमें बुद्धि और शरीर दिया है, तो हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में अपने कुल को आगे बढ़ावें। और ये परीक्षा ऐसी परीक्षा है कि इस परीक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद जहाँ भी आप जिस रूप में भी हैं, अपने परिवार के जिस आर्थिक स्थिति में हैं, उससे 100 गुना उसी दिन आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा जिस दिन आप नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए परिवार के उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आपको धैर्य के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुक्रिया। तो मैंने बात किया पवन दुबे जी से, आपने सुना कि किस तरीके से एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है कि एक सवाल आप कीजिए, अब जवाब से ही फिर सवाल निकलते हैं। मुझे लगता है कि सर को मालूम होता है ये क्या क्या पूछेंगे, शुरू से लेकर के आखिर तक सबका जवाब दे देते हैं ये एक ही सवाल में। इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने वक्त दिया सी न्यूज़ के लिए, और इन्होंने बहुत खुल करके अपनी बात रखी। आप खुद देखें कि किस तरीके से इन्होंने उन अपराधियों के बारे में भी, बच्चों के बारे में भी, अभिभावक के बारे में भी, एनटीए के बारे में, पूरे परीक्षा विभाग या पूरे शिक्षा विभाग को इन्होंने अपने बात में समेट लिया। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल नीट 2026 परीक्षा रद्द होने का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्र छात्राएं निष्पक्ष जांच के साथ एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।